नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम भारत की उस सबसे पसंदीदा चीज के बारे में बात करेंगे जिसके बिना हमारी कोई शादी, कोई त्योहार पूरा नहीं होता। सोना, यानी गोल्ड। लेकिन आज हम इसके सिर्फ सांस्कृतिक पहलू को नहीं, बल्कि उस जटिल आर्थिक जाल को अनरेवल करेंगे जो हमारी इस कल्चरल ऑब्सेशन की वजह से पूरी नेशनल और ग्लोबल इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। अब जरा इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए। 34.6 बिलियन डॉलर्स। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये आंकड़ा साल 2021 में भारत का टोटल गोल्ड इंपोर्ट बिल था। एक ऐसी भारी भरकम रकम जो सीधे तौर पर हमारी नेशनल इकोनॉमी पर एक बोझ बन जाती है। इस पूरे मुद्दे को क्लियरली समझने के लिए हम इन 5 स्टेप्स से गुजरेंगे। पहला, द गोल्डन पैराडॉक्स। दूसरा, अंबेडकर और रुपया। तीसरा, इकोनॉमिक्स ऑफ माइनिंग। चौथा, नेविगेटिंग कमोडिटी मार्केट्स। और पांचवा, मोनेटाइजिंग आइडल गोल्ड। आइए आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द गोल्डन पैराडॉक्स, कल्चरल वेल्थ वर्सेस नेशनल ड्रेन। यहाँ सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? सोने के दाम साल दर साल 46% तक बढ़ गए, फिर भी मांग कम नहीं हुई। भारत की कुल वार्षिक गोल्ड खपत का पूरा आधा हिस्सा, जी हाँ, आधी डिमांड सिर्फ और सिर्फ हमारी शादियों से आती है। ये कंप्लीटली दिखाता है कि गोल्ड हमारे लिए सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि एक बहुत डीप कल्चरल इमोशन है। और इस लगातार चलने वाली दीवानगी का नतीजा लगभग 25,500 टन्स। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त इतना विशाल अमाउंट का सोना भारत के आम घरों में, बैंक लॉकर्स में और अलग-अलग संस्थानों में प्राइवेटली रखा हुआ है। जस्ट इमेजिन द स्केल ऑफ दिस। यहाँ एक बहुत ही क्रूशल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। एक तरफ है ये आइडल प्राइवेट गोल्ड। परिवार लॉकर्स में फिजिकल गोल्ड रखकर काफी सिक्योर और वेल्दी महसूस करते हैं, राइट? लेकिन देश के लिए ये बिल्कुल निष्क्रिय यानी आइडल है। दूसरी तरफ होते हैं एक्टिव फाइनेंशियल एसेट्स जो मार्केट में घूमते हैं और इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। तो होता क्या है कि ये जो बंद पड़ा हुआ सोना है, ये उल्टा इंपोर्ट्स के जरिए भारत के ट्रेड डेफिसिट को और ज्यादा भारी कर देता है। अब चलते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, अंबेडकर एंड द रूपी, अ सेंचुरी ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इन आर्थिक दबावों के बीच भारत अपनी करेंसी को मैनेज कैसे करता है, इसकी नींव दरअसल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रखी थी। संविधान लिखने से बहुत पहले एक ब्रिलियंट इकोनॉमिस्ट के रूप में उन्होंने 1923 में एक थीसिस लिखी थी, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। और इसी थीसिस ने आगे चलकर 1934 में हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की स्थापना का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया था। उस दौर में अंबेडकर जी ने एक बहुत फेमस आर्ग्यूमेंट दिया था। उन्होंने रुपए को गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड के साथ जोड़ने का खोलकर विरोध किया। उनका क्लियरली मानना था कि ये स्टैंडर्ड बहुत अस्थिर है और इससे भारी इन्फ्लेशन आ सकता है। उन्होंने साबित कर दिया कि आम जनता और वर्किंग क्लास की परचेजिंग पावर बचाने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड से ज्यादा जरूरी है घरेलू कीमतों में स्थिरता यानी प्राइस स्टेबिलिटी लाना। आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, द इकोनॉमिक्स ऑफ माइनिंग, द ग्लोबल सप्लाई चेन। अब सवाल ये उठता है कि हमारे लॉकर्स में रखा ये सोना आखिर जमीन से निकलकर आता कहाँ से है? दरअसल गोल्ड एक्सट्रैक्शन पूरी तरह से दो अलग-अलग दुनियाओं में बटा हुआ है। एक तरफ है लार्ज स्केल माइनिंग, जहां हेवी इन्वेस्टमेंट, बड़ी मशीनें और ग्लोबली रेगुलेटेड मल्टीनेशनल कंपनीज काम करती हैं। वहीं दूसरी तरफ है छोटे पैमाने की स्मॉल स्केल या आर्टिजनल माइनिंग, जहां आज भी बहुत ही असुरक्षित इनफॉर्मल तरीके इस्तेमाल होते हैं, एनवायरमेंटल और सेफ्टी रिस्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं और इनका तो जीडीपी में सही से हिसाब तक नहीं जुड़ पाता। अब इस स्केल को थोड़ा क्लियरली विजुअलाइज करते हैं। देखिए कि लार्ज स्केल माइनिंग ऑपरेशंस किस तरह अलग-अलग महाद्वीपों में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और इंड्यूस्ड एम्प्लॉयमेंट का एक मैसिव नेटवर्क तैयार करते हैं। अफ्रीका से लेकर एशिया और साउथ अमेरिका तक इस ग्लोबल सप्लाई चेन का फुटप्रिंट लिटरली दुनिया भर में फैला हुआ है। और अगर हम डायरेक्ट नंबर्स की बात करें तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का अंदाजा है कि उनकी सदस्य कंपनियां दुनिया भर में 2 मिलियन यानी 20 लाख से ज्यादा नौकरियों को सपोर्ट करती हैं। इस आंकड़े को थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखें तो ये इतना बड़ा आर्थिक इकोसिस्टम है कि ये अकेले लगभग पूरे आयरलैंड देश की टोटल वर्कफोर्स के बराबर है। इनक्रेडिबल, राइट? चलते हैं चौथे सेक्शन पर, नेविगेटिंग कमोडिटी मार्केट्स, ट्रेडिंग द फ्यूचर। दुनिया भर से निकाला गया ये सोना आज के वक्त भारत में आखिर प्राइस और ट्रेड कैसे होता है,
यहाँ एंट्री होती है मॉडर्न कमोडिटी मार्केट्स की। 2003 में भारत ने फॉर्मल फ्यूचर्स ट्रेडिंग शुरू की और MCX और NCDX जैसे नेशनल लेवल एक्सचेंजेस एस्टैब्लिश किए। इन एक्सचेंजेस को सेबी हेवीली रेगुलेट करता है। इनका मेन मकसद कमोडिटीज को सिर्फ एक सिंपल फिजिकल गुड से निकालकर सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में बदलना था, ताकि मार्केट में ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी हो सके। अब आमतौर पर अगर आप सुनार के पास जाते हैं तो आज की कीमत यानी स्पॉट प्राइस पर सोना खरीदते हैं, लेकिन एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल अलग होता है। ये दरअसल एक लीगली बाइंडिंग समझौता है, जहां दोनों पार्टीज किसी कमोडिटी को एक तय की गई प्राइस और क्वांटिटी पर किसी स्पेसिफिक फ्यूचर डेट के लिए बुक कर लेती हैं। इसका मतलब है कि उस फ्यूचर डेट पर आने तक स्पॉट प्राइस में चाहे जो भी उतार चढ़ाव आए, आपका ट्रेड उसी पहले से तय की गई कीमत पर ही एग्जीक्यूट होगा। ये पूरा कमोडिटी मार्केट मेनली दो तरह के प्लेयर्स के आसपास घूमता है। एक होते हैं हेजर्स, जैसे प्रोड्यूसर्स या बड़े कंज्यूमर्स। ये लोग अचानक आने वाले प्राइस शॉक से बचने के लिए इन कॉन्ट्रैक्ट्स का सहारा लेते हैं, ताकि वो अपनी रिस्क मैनेज कर सके। और दूसरे होते हैं स्पेक्यूलेटर्स। इनका काम होता है इन रिस्क्स को अपने ऊपर लेना, इस उम्मीद में कि वो प्राइस मूवमेंट से मुनाफा कमा लेंगे। बेसिकली यही लोग मार्केट में एक ज़रूरी लिक्विडिटी लाते हैं। और आखिर में सेक्शन 5, मोनेटाइजिंग आइडल गोल्ड, टर्निंग ट्रेडिशन इनटू एक्टिव कैपिटल। अब हम आते हैं उस शुरुआती पैराडॉक्स पर वापस। भारत अपने इस आइडल प्राइवेट गोल्ड की आर्थिक समस्या को आखिर सॉल्व कैसे करें? अब जरा ध्यान से सुनिए। भारत के टोटल करंट अकाउंट डेफिसिट का लगभग 30% हिस्सा अकेले गोल्ड इंपोर्ट से आता है। सरकारों को अब ये डेफिनेटली समझ आने लगा है कि फिजिकल गोल्ड को बस लॉकर्स में बंद रखना देश के लिए एक बहुत बड़ी मिस्ड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है। इस ड्रेन को रोकने के लिए कुछ कारगर मॉडर्न फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लाए गए हैं, जैसे 2015 की गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम और आजकल तेजी से पॉपुलर हो रहे डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स। और इन सब पर नजर रखने के लिए अब सख्त 2026 कंज्यूमर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस भी इम्प्लीमेंट होने वाली हैं। इन सब का आखिर एक ही बड़ा मकसद है कि हमारी उस पुरानी फिजिकल परंपरा को एक एक्टिव, ट्रांसपेरेंट और घूमने वाले फाइनेंशियल एसेट में कन्वर्ट किया जा सके। तो अब आखिर में एक बड़ा सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी डिजिटल हो रही है और नियम कड़े हो रहे हैं, क्या फिजिकल गोल्ड के प्रति सदियों पुरानी हमारी ये दीवानगी बदलते वक्त के साथ ढल पाएगी, या फिर हमारा ये पारंपरिक लगाव हमारी आधुनिक अर्थव्यवस्था को इसी तरह पीछे खींचता रहेगा? सोचिएगा जरूर।